नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ प्रमुख गतिविधियों पर। कर्नाटक राज्य के नवनियुक्त राज्यपाल थावरचंद गहलोत नियुक्ति के बाद पहली बार शहर पहुंचे, जहां महाकालेश्वर दर्शन के बाद देवास रोड पर स्थित सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में नेता, अभिनेता, शासकीय अधिकारी भी शामिल हैं, जो नवनियुक्त होने पर भी सबसे पहले महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे ही आज कर्नाटक के नवनियुक्त महामहिम राज्यपाल थावरचंद गहलोत महाकाल मंदिर पहुंचे, जिनके साथ मंत्री मोहन यादव व अन्य नेता रहे। राज्यपाल ने बैरिकेडिंग के बाहर से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन किए। पंद्रह मिनट तक बाबा का पूजन कर राज्यपाल स्थानीय कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए, जो शाम 4:15 तक तय कार्यक्रम अनुसार अपने घर नागदा निवास पहुंचेंगे। ज्ञात रहे, गहलोत से पूर्व मध्य प्रदेश के नवनियुक्त महामहिम मांगू भाई छगन भाई पटेल भी बाबा के दर्शन करने मंदिर पहुंचे थे। राज्यपाल बनने के बाद पहली बार उज्जैन आगमन हुआ है। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करके पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी, जिन्होंने मुझे राज्यपाल का दायित्व सौंपा है, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपके माध्यम से उनको, कर्नाटक वासियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि मुझे जो दायित्व मिला है, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से उसको निभाऊंगा। कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत पहली बार अपने गृह जिले पहुंचे। बेंगलुरु से इंदौर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने गहलोत का स्वागत किया। इंदौर एयरपोर्ट से वे सीधे उज्जैन पहुंचे। यहां सर्किट हाउस पर कर्नाटक के राज्यपाल बनाए जाने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। संतरी खड़ा रहेगा, शेष गार्ड स्थान। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, किशोर खंडेलवाल, ओम जैन, पूर्व विधायक सतीश मालवीय, भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने उनका स्वागत किया। जिला प्रशासन की ओर से एडीजी योगेश देशमुख, प्रभारी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने महामहिम का स्वागत किया। यहां से वे नागदा के लिए रवाना हो गए। वे करीब 5 दिन तक उज्जैन रुकेंगे। त्रिवेणी संग्रहालय के सामने से जिला प्रशासन द्वारा शिव मंदिर को हटाया गया है। वहीं मंदिर के संस्थापक का अफसरों पर आरोप है कि कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बाद भी आश्रम को तोड़ दिया गया है। गुरुवार सुबह प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में त्रिवेणी संग्रहालय के सामने स्थित शिव मंदिर को हटा दिया गया। इस जमीन का प्रशासन द्वारा अधिग्रहण किया गया है और यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर संस्थापक ने अफसरों पर आरोप लगाया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद मंदिर तोड़ा गया है। त्रिवेणी संग्रहालय के सामने शिव अविनाशी धाम मंदिर एवं गौशाला 10,000 स्क्वायर फीट में स्थित थी, जिसका निर्माण वर्ष 2005-06 में टाटम्बरी सरकार द्वारा किया गया था। साथ ही महारुद्राभिषेक कर मंदिर निर्माण किया गया था। महाकालेश्वर मंदिर परिसर विस्तार का कार्य प्रशासन द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत मंदिर के आसपास लगी जमीन का अधिग्रहण भी जारी है। प्रशासन द्वारा उक्त मंदिर व गौशाला की जमीन का अधिग्रहण कर मुआवजा राशि 12,60,000 रुपये निर्धारित की, तो संस्थापक अशोक नागर द्वारा कोर्ट में केस दायर किया गया, जिसकी सुनवाई अगले माह होना है।
अशोक नागर ने बताया कि बुधवार शाम एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी यहां निरीक्षण करने आए थे। आज सुबह एसडीएम साहू नगर निगम की अतिक्रमण गैंग व पुलिस के साथ पहुंचे। मंदिर के टीन शेड हटाकर मूर्तियां भी उठाकर ले गए। मल्टीलेवल पार्किंग के पास था मंदिर। दरअसल संग्रहालय के ठीक सामने मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कार्य जारी है। इसी के पास बने उक्त मंदिर और गौशाला की जमीन का अधिग्रहण प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। संस्थापक नागर के अनुसार अब तक प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया मुआवजा नहीं लिया है। बावजूद इसके अफसरों ने बिना पूर्व सूचना के ताला लगे मंदिर को हटा दिया। इसका यहाँ सुबह अचानक आकर और पुलिस फोर्स के मैं द्वारा मंदिर को तोड़ दिया गया, मूर्तियों को निकाल के ले जाया गया और सब प्रकार का ये नुकसान करके तोड़ दिया गया। अच्छा। जबकि इसका प्रकरण हाई कोर्ट में चल रहा है, जो कि 28/5 तारीख लगी हुई है। उसके पूर्व भी इन्होंने आके इस प्रकार से अतिक्रमण करके अपनी दमनकारी नीति से इस मंदिर को ध्वस्त किया गया। अधिकारी संदीप साहू और एडीएम महोदय आए थे। अच्छा। तो कल उन्होंने बताया था। अच्छा। तो उनसे मैंने निवेदन करा कि मुझे 2 दिन का समय दीजिए, क्या मैं स्वयं अपना सामान और अपनी मूर्तियां हटा लूंगा। उसकी इन्हें परवाह नहीं करते हुए आज अचानक आकर तो इस मंदिर को तोड़ा गया है, जो हिंदू धर्म के लिए बहुत शर्मनाक है। राज्य शासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने महाकाल सवारी का मार्ग बदलने का निर्णय लिया है। राज्य शासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने महाकाल सवारी मार्ग में बदलाव करने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार महाकाल की सवारी निकाली जाएगी। मंदिर प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा जारी हुई गाइडलाइन का पालन करते हुए सावन और भादव मास की सवारी निकाली जाएगी। परंपरा को ध्यान में रखते हुए सवारी महाकालेश्वर मंदिर से निकलकर बड़ा गणपति हरसिद्धि चौराहा होते हुए रामघाट पहुंचेगी। घाट पर पूजन अर्चन होने के बाद पुनः इसी मार्ग से सवारी महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। सवारी में आम श्रद्धालुओं को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा गया है। वहीं सवारी के साथ चलने वाली भजन मंडली और झांझ बंजीरे भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। देखिए, सवारी को लेकर यह है कि चूँकि जैसा बताया है, कोविड की सुरक्षा ज़्यादा हमारा दायित्व है और भगवान महाकालेश्वर की सवारी जो है व्यवस्थित रूप से निकले, बिल्कुल गरिमामय तरीके से। तो इसका भी हमने निर्णय लेके जो पुराना मार्ग है, जिसको हम जो लास्ट ईयर था सिद्धि होते हुए शॉर्ट रूट जो है, उसी से हम भगवान महाकाल की सवारी निकाल। अभी ऐसा कोई चर्चा में ये बात नहीं आई है। अभी कलेक्टर सर जब आते हैं तो हम उनसे चर्चा करके इसका समुचित निर्णय लेंगे। कावड़ यात्रा निकालने पर उज्जैन जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध धारा 144 के तहत लगाया गया है। उज्जैन के प्रभारी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर उज्जैन जिले की राजस्व सीमाओं में श्रावण मास में निकलने वाली कावड़ यात्रा पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सभी धार्मिक आयोजनों में निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में आमजन का एकत्रित होना प्रतिबंधित कर दिया गया है। धारा 144 के तहत पूर्व में जारी समस्त आदेश यथावत लागू रहेंगे। देखिए, आपको जैसा विदित है कि कोविड का संक्रमण से सुरक्षा करना है, और दूसरी बात यह है कि अभी वर्तमान में कोरोना गाइडलाइन भी लागू है। सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन जिसमें जनसमूह एकत्रित होना है वो प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति पर जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इस बार कोविड के कारण से कावड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगाया गया है। हमने आसपास के जिलों से भी बात करी है। जो बड़ी एक श्री गोलू शुक्ला जी है, उन्होंने भी आगे आके हम लोगों को सहयोग का आश्वासन दिया है, और इस बार कोविड के कारण कावड़ यात्रा नहीं निकलेगी। ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर
9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के विराटनगर में रहने वाले युवक सुरेश पाल ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके दोस्त द्वारा उसे नकली नोट दिए गए हैं। थाना चिमनगंज क्षेत्र विराटनगर निवासी युवक सुरेश पाल ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसका दोस्त ब्रज शर्मा, जो कि पीथमपुर निवासी है और उससे उसका पैसे का लेन देन चलता रहता है। युवक ब्रज शर्मा, जिससे उसे 60,000 लेना थे, लेकिन उसने उसे 4500 रुपये ही दिए। उसने जब नोट देखे तो तीनों नोट नकली निकले, जिसमें 2 नोट 2-2 हज़ार के व एक 500 का था। पुलिस ने भी जब नोट देखे तो नकली दिखे। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक ब्रज शर्मा को गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध किया है और मामले को विवेचना में लिया, जिससे पूछताछ में सामने आया कि आरोपी युवक भी अपने पीथमपुर में किसी दोस्त से 4500 रुपये लाया, जो ऐसे सुरेश को दे दिए। अब पुलिस पूरे मामले में आरोपी युवक ब्रज के घर व जिससे वो नोट लाया उससे पूछताछ करेगी कि नकली नोट की चेन कहां से चली आ रही है, इससे पहले किस किस को उसने दिए और मामले का खुलासा करेगी। चिमनगंज मंडी थाना को सूचना मिली थी, फरियादी सुरेश पाल करके ये आया था। इसने बताया कि इसका मित्र है जिससे इसका पैसे का लेन देन चलता रहता है, इसका मित्र ही था। उसको सुरेश पाल ने, शर्मा करके है, उसे करीबन 60,000 रुपये उधार दिए थे। जिसके बाद में सुरेश पाल ने जब उससे पैसे मांगे तो 9/7/2021 को उसने 4,500 रुपये सुरेश पाल को नकद दिए थे। सुरेश पाल अपने घर जाके देखता है कि वो जो नोट थे उसे शंका हुई कि नकली है। नकली होने के बाद में जब वो वापस उससे गया तो उसके पास ना जाके उसने पुलिस के पास आ गया। पुलिस से बताया कि सर ये ऐसे मेरे मित्र ने मुझे 4,500 रुपये नकली नोट दिए। पुलिस ने उसे देखा, तस्दीक किया तो कुछ डाउट लगा पुलिस को भी, जिसके बाद में इसमें अपराध पंजीबद्ध कर अभी विवेचना में लिया है। शहर के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर से वीरनगर अपने घर जा रही महिला को रोककर 2 युवकों ने पर्स छीनने का प्रयास करा, जिससे महिला गाड़ी से गिर गई और घायल हो गई। शहर के थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र में इंदिरा नगर से वीरनगर अपने घर जा रही महिला अंशुल ओसवाल इंदिरा नगर सिसोदिया नर्सिंग होम के पास बाइक सवार 2 युवकों ने महिला का पर्स छीनने का प्रयास किया, जिससे महिला गाड़ी पर से गिरी और घायल हो गई। युवक पर्स छीनने में नाकाम रहे। महिला ने चिमनगंज थाना पहुंचकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। चिमनगंज मंडी पुलिस जांच में जुटी हुई है। सिसोदिया नर्सिंग होम के आगे इंदिरा नगर, मुझे ये इंदिरा नगर मेन चौराहे पे भी बहुत बुरी तरह क्रॉस किए थे, कट मार के निकले थे। उस टाइम भी मैं गिरते गिरते बची थी इस तरह से। फिर मैं अपने घर के अंदर आ गई, ठीक अपने इंदिरा नगर की तरफ टर्न कर गई। हाँ जी, करने कोशिश करी, मतलब उन्होंने जो भी किया, मुझे बस मैं गिर गई, उन्होंने झपटने की कोशिश तो की थी। बीएसएनएल के भरतपुरी स्थित गोदाम में चोरी करने वाले आरोपी को माधवनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीएसएनएल के भरतपुरी स्थित गोदाम में चद्दर उखाड़कर चोरी करने वाले बदमाश को माधवनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश ने कुछ दिन पूर्व भी घर में चोरी की थी, जिसके मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा था, जहां से वो जमानत पर बाहर आया और उसने गोदाम में चोरी कर ली। विगत 2 दिवस पहले बीएसएनएल का जो गोडाउन है उसमें उनका एक बहुउपयोगी आईपैड था, जिसमें उनका काफ़ी सारा डाटा था। वो अज्ञात चोर द्वारा टीन के पत्थरे उखाड़कर और चोरी करके ले गए थे, जिसमें बीएसएनएल की रिपोर्ट पर धारा 457 380 का अपराध कायम करके आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसमें मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया है और उनका जो बहुउपयोगी, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण डाटा था, उसको रिकवर किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव अस्थायी पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए और गरीबों को अस्थायी पर्ची का वितरण किया। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव नगर पालिका निगम के जोन क्रमांक 6, 4 और 5 में आयोजित अस्थायी पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि इस दौरान तीनों जोन में विभिन्न वार्डों के लगभग 2083 परिवारों को अस्थायी पात्रता पर्ची वितरित की गई। मंत्री डॉक्टर यादव ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो लोग वास्तव में इसके पात्र हैं उन्हें ही पर्ची का वितरण कर राशन उपलब्ध कराया जाए। ये सब मन की संवेदना के आधार पे की, और आज जैसे कह रहे हैं कि वाकई में आपको ये जो 30 तारीख के पहले ये जो राशन मिल रहा है ये दिवाली तक का है,
लेकिन उसके बाद भी लगातार लेना है। फॉर्म भर देंगे, उसका लाभ मिलेगा तो ताकि घर घर तक वो बाद में भी कंटिन्यूएशन में लगातार मिलता रहे। मैं यहीं पे दोबारा इसी बात को दोहराऊंगा कि इस मंडल के जो वार्डों के नाम घोषित हुए हैं, कुछ के नाम तो अभी अपन यहाँ प्रतीकात्मक रूप से देंगे 2-5 लोगों को, तो बाकी लोगों को व्यवस्थित रूप से हमारे मंडल के कार्यकर्ता घर घर बांटेंगे। अधिकारी सब सुन ले, इनकी मदद करवाएं, अपने अपने वार्ड में कार्यक्रम करके और उनसे माध्यम से घर घर तक दिलवा दे ताकि उनकी सुविधा हो जाए। मंत्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार गरीब और कमजोर वर्ग के साथ मुश्किल समय में खड़ी है। शासन द्वारा गरीब वर्ग के घरों में कोविड के दौरान नियमित आय नहीं होने को देखते हुए अस्थायी पात्रता पर्ची वितरण करने का निर्णय लिया गया ताकि उनके घर में राशन की समस्या ना हो। मंत्री यादव ने कहा कि हर एक वार्ड में कार्यकर्ताओं द्वारा भी पात्र लोगों के घर घर जाकर अस्थायी पर्चियां वितरित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने गरीब वर्ग के रोजगार की व्यवस्था उज्जैन में की है। आने वाले समय में यहां कई कारखाने स्थापित होंगे जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मंत्री यादव ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर जब आई थी तो वो समय हम सबके लिए अत्यंत कठिन था। सभी कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस दौरान आमजन की सेवा की। मुख्यमंत्री चौहान ने सभी वर्गों की तथा उनके स्वास्थ्य की चिंता की। मंत्री यादव ने पर्ची प्राप्त करने वाले सभी लोगों को अपनी ओर से बधाई दी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह की जनरल मीटिंग में शामिल हुए। बुधवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत उज्जैन नगरीय महिला उत्थान एवं विकास सेवा समिति की स्व सहायता समूह की बैठक में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मंत्री यादव ने लगभग 15 स्व सहायता समूह की महिलाओं से रोजगार के संबंध में चर्चा की। मैंने लोन की बात की, मशीन अपने घर की है सबकी, तो 10 दिन 1,000 रुपये महीनों जमा करते, 10 महीने का 10,000 हुए, 5-6 से 1,000 हाँ मशीन सबकी अपनी। तो ये तो पूछ रहा हूँ, खर्चा कोई ना। अरे बात की बात है, मशीन घर की है नहीं, मशीन। बताया गया कि स्व सहायता समूह द्वारा निरंतर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मास्क बनाना, स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई, बड़ी पापड़ निर्माण तथा मध्याह्न भोजन और दोना पत्तल निर्माण किए जाते हैं। कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि आने वाले समय में उज्जैन में कई कारखाने और लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिससे महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। मंत्री यादव ने कहा कि उज्जैन में साड़ी कारखाना, भगवान महाकाल को चढ़ने वाले दुपट्टे, भगवान की पोशाक आदि बनाए जाने के कारखाने स्थापित करने की योजना है। इस हेतु महिलाओं को नागझिरी में सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। उज्जैन धार्मिक महत्व की नगरी है, इसलिए यहाँ आने वाले समय में भगवान की पोशाक, हल्दी, मेहंदी, कुमकुम, राखी बनाए जाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस हेतु महिलाओं को शासकीय ITI में विधिवत ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।